बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस टाइम तक जो है वो डेटाबेस को क्यूरी करने का पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। क्यूरी हमने किसके साथ की थी? हमने एसक्यूएल लैंग्वेज देखी थी और ये देखा था कि जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है उससे इंफॉर्मेशन उसमें इंसर्ट कैसे की जा सकती है और उससे फेच कैसे की जा सकती है। तो बेसिकली डीएमएल और डीडीएल कमांड जो हैं वो हमने जो है वो इस्तेमाल की थी और देखा था कि ये काम कैसे हो सकता है। फिर हमने कुछ टाइम स्पेंड की डिज़ाइन के ऊपर। यानी डिज़ाइन से क्या मतलब है कि आपको केस स्टडी दे दी जाए, क्लाइंट के साथ आप गुफ्तगू करें और फिर आपको ये पता चल जाए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आप अपने टेबल की एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है वो बनाएं। अब हम जो पोर्शन जो कवर करना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये कि जब डेटा बेस जो है वो आपकी उसका साइज बढ़ जाता है या उसको स्केल करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर किस तरह के मसाइल आते हैं और उसका इफ़ेक्ट किस तरह से आपकी क्यूरी के ऊपर पड़ता है और उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। यानी कि साइज बढ़ने से जैसे आपको पता है कि एक तो स्पेस का इशू भी हमारे पास आता है। वो हम देखते हैं कि सिंगल मशीन के ऊपर उसको रखना है या मल्टीपल मशीन्स के ऊपर आपको अपनी डेटाबेस को रखना है। इसके अलावा ये कि जो आप क्यूरी कर रहे होते हैं उसको आपको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको इंडेक्सेस के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है कि जब ज़ाहिर है छोटे टेबल्स हों तो उनके ऊपर तो मसले नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे आपका जो जब टाइम गुजरता जाता है, आपने जो डेटाबेस अपने क्लाइंट के हिसाब से बनाई होती है, इसमें रोज़ आती जाती हैं, तो ये जो आपके इश्यूज हैं जो कि स्केल के पर्सपेक्टिव से हैं, जो आपको डेटा बढ़ने के पर्सपेक्टिव से हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनिशियली यानी अभी तक जो है वो कौन कौन से एल्गोरिदम्स और तरीकेकार हैं जिसकी बेस के ऊपर ये काम जो है वो पॉसिबल हो पाता है कि ये इश्यूज जो डाटा के बढ़ने से आ रहे होते हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस जो पार्ट वन में हम थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं उसको हम देखेंगे और फिर अगले लेक्चर्स में हम फिर सॉर्टिंग के, हैशिंग के एल्गोरिदम्स जो है ना वो स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि डेटाबेस किस तरह से जो हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से आपकी रोज और टपल्स को और इंडेक्सेस की इंफॉर्मेशन को किन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सेव करता है, जिससे जो है वो क्यूरी आपकी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। या आपकी क्यूरी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से हो सकती है कि आपने एक बड़ी सी क्यूरी लिखी है और उसकी कोई छोटी इक्वलेंट क्यूरी हो जो कि सेम आंसर रिटर्न करे और आपका जो है वो काम हो जाए। तो लेट्स से कि हमारे पास हमारा लॉजिकल टेबल है जिसमें कंपनी है, कंपनी का टेबल है, इसमें कंपनी का नाम है, उसकी स्टॉक की प्राइस है, उसकी डेट और कंट्री है कि वो किस कंट्री में वो कंपनी मौजूद है करंटली। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो लेट्स से कि इसमें इस तरह से इंसर्ट हुई हुई हैं, जैसे AAPL है, गूगल अलीबाबा की कंपनी है और ये रोज जो है वो एक्सीड कर सकती हैं, मिलियन और बिलियंस में भी जा सकती हैं। ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये देखा है कि इसके ऊपर एसक्यूएल किस तरह से लिखी जाती है और इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि एक पोर्शन जो हमने लॉजिकल वाला था वो कवर कर लिया है, अब ये देखने जा रहे हैं कि फिजिकल जो है ना ये टेबल किस तरह से जो है वो सेव होगा। क्या ये हमारे पास फाइल्स की शक्ल में सेव हो रहा है, क्या ये हमारे पास रैम में सेव हो रहा है, या डिस्क में जा रहा है, या फिर क्लस्टर्स की शक्ल में जा रहा है। अब क्लस्टर्स क्या चीजें हैं डेटाबेस में कि आपके पास कोई एक मे बी एक सेंट्रल मशीन हो या सेंट्रल आपका सर्वर हो और वो जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस को कंट्रोल कर रहा हो, जैसे डेटाबेस वन, जैसे डेटाबेस टू, थ्री एंड सो ऑन, और डेटाबेस एन, यानी मल्टीपल मशीन्स की आपको अगर जरूरत पड़ जाती है अपनी डेटाबेस को संभालने में। अब इसमें भी ऑप्शंस है इन क्लस्टर्स के कि हो सकता है कि सेम डेटाबेस के जो पोर्शंस है कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर पड़ा हुआ है और कुछ इधर पड़ा हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है, इस पे इंडिपेंडेंट अपना पड़ा हुआ है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दे आर मे बी कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल मशीन। तो ये क्लस्टर्स जो है ना वो इस शक्ल में हो सकते हैं यानी कि ये बात करना है कि आपका जब छोटा सा टेबल है कोई, वो रैम में पूरा आ सकता है, और फिर ये बात करना है कि वो टेबल इतना बड़ा हो जाता है कि उसको डिस्क पे लेके जाने की जरूरत पड़ती है, या ये बात करना कि टेबल या डाटा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें मे बी मल्टीपल मशीन्स की जो है वो जरूरत पड़े उसको संभालने के लिए। तो अब हम लॉजिकल से फिजिकल की तरफ जो है ना वो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं डेटाबेस को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हम लेट्स से अपने टेबल्स को जो है ना वो दो कैटेगरीज में ना डिवाइड कर लेते हैं।
एक तो हमारे पास छोटे टेबल्स हैं और बड़े टेबल्स हैं। छोटे टेबल हम उनको कह देते हैं जो 1 GB से जो है ना वो कम हो, ठीक है, लेट्स से हमने इनको उस तरह से डिफाइन कर लिया। अब जो बड़े टेबल्स हैं वो टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में भी जो है ना वो हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को ज़्यादा संभालने का काम, इनके एल्गोरिदम्स दोनों जो है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं। यानी अगर आपको पता है कि आपने जो भी डेटाबेस डिजाइन किया है वो फ्यूचर में कई सालों तक जो है वो उसका जो साइज है वो उतना ग्रो नहीं करेगा, वो एक सर्टेन लिमिट में ही रहेगा, कि अगर मैं उसको अरे के स्ट्रक्चर के साथ भी डिजाइन कर दूं, उसमें जो डाटा सेव हो रहा है, डीबीएमएस जो फैसला कर रहा है, या लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर के साथ गुजारा कर रही हूँ, तो काम जो है वो आसान होगा। ये डाटा स्ट्रक्चर्स, ये एल्गोरिथम्स की पहले तो ये बता दो जरूरत किस बात पे पड़ी है कि यहाँ पे मैंने ये नाम क्यों लिखे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि नजर आने में तो आपको पता है ये एक टेबल कॉलम्स और रोज की शक्ल में है, लेकिन आपके लिए ये चाहे विजिबल या प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा हो, लेकिन इंटरनली तो ये ऐसे सेव नहीं ना हो रहा होगा कि इंटरनली ये अगर ये 1 है, ये 2 है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सीक्वेंस में ना पड़ा हो, आपकी जो डिस्क या रैम जहां भी हो ये तरतीब में ना पड़ा हुआ हो। तो ये किसी और शक्ल में भी हो सकता है एक रो इधर पड़ी हुई हो सकता है दूसरी रो कहीं दूर जाके पड़ी हो, तीसरी कहीं और। तो पॉसिबिलिटीज तो हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल किया या डीबीएमएस ने इस्तेमाल किया है इनको सेव करने के लिए। अगर तो वो लिंक लिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करता है तो फिर तो कोई भी रो कहीं पे भी हो सकती है, बस ये है कि हर रो का दूसरी रो का जो है ना वो पॉइंटर सेव करके रखती है कि वो कहाँ पे जो है वो मेमोरी में पड़ी हुई होगी। लेकिन अरे के तौर पे अगर आपका डीबीएमएस इसको सेव करता है तो वो सीक्वेंस में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आधा टेबल एक मशीन पे पड़ा हो और आधा दूसरी मशीन के ऊपर पड़ा हुआ हो, कंप्यूटर जो है वो चेंज हो। इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 कॉलम्स एक मशीन पे पड़े हुए हों, 3 कॉलम्स जो है वो एक ही सेम टेबल के दूसरी मशीन पे पड़े हुए हों। तो ये जो सारी बातें हैं ये उसके स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसीलिए हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें उसने सेव होना है वो भी डिफरेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंगली इसमें ये भी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो डाटा स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंडेक्स का है कि इंडेक्स हम सेव करते हैं। इंडेक्स फाइल में हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी और आगे हमारे पास उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा कि उन्होंने किस जगह के ऊपर वो जाके सेव होना है। लेकिन हम यहाँ पे भी तो सर्चिंग करते हैं ना, कोई वैल्यू इनपुट में आई है एक्स, उसको हमने इस हर जगह भी तो तलाश करना है। तो अब ये भी फाइल, इंडेक्स फाइल जितनी बड़ी होती जाएगी जाहिर है उसी हिसाब से काम भी हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंडेक्स फाइल को भी किस डाटा स्ट्रक्चर में सेव करें। अब अगर फर्ज करें आप लिंक लिस्ट को पिक करते हैं, तो अगर लिंक लिस्ट में सर्चिंग में हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में लॉग एन लगता है, क्योंकि उसको हर वैल्यू को चेक करना है, फिर इसको करना है, इसको करना है, सो ऑन। जबकि अगर आप उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में सेव करें और वो लेट्स से बाइनरी ट्री है और आपने किसी वैल्यू के बेस के ऊपर से उसको सेव किया हुआ है, तो आप डिसाइड करके आराम से बासानी रूट पिक करके, अगर छोटी वैल्यू है तो इस तरफ चले गए, अगर बड़ी वैल्यू है तो दूसरी तरफ चले गए, तो आप जो है वो लॉग रथम की फॉर्म में जो है इस टाइम के अंदर तकरीबन आप जो है वो पहुंच जाएंगे उसके डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये सारी बात तो इस टर्म्स में मैटर कर गई। इसी तरह से अल्गोरिदम का और क्या बात हो सकती है आपको कि जब आपने क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाने हैं, सॉर्टिंग करनी है, तो क्लस्टर्ड इंडेक्स में चूंकि सॉर्टेड वैल्यूज होती हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर या अल्गोरिदम्स ऐसे पिक करना कि जो जल्दी जो थोड़े टाइम के अंदर आपको जो है वो आपके सारी ये जो टपल्स हैं, ये रोज और इन ऑब्जेक्ट्स को वो आपको सॉर्ट करके दे दे। इसी तरह से कहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम डिवाइड करने की जरूरत पड़ी है, कहाँ पे आपको हैशिंग की जरूरत पड़ी है, कि आपको हैश के तौर पे जो है वो इंडेक्स को सेव करना है कि नहीं। यानी हैशिंग का मतलब ये है कि इनपुट आपके पास कोई आई और आपने उसको हैश फंक्शन से पास किया और आपके पास एक वाई आउटपुट आई, और ये जो भी वाई आउटपुट होगी उसी लोकेशन के ऊपर आप जाएंगे और वहां पे आपकी जो रो जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी पड़ी हुई होगी। तो आप इस तरीके के साथ कर लें। तो ये जो सारी बातें हैं ये यहाँ पे फिर मैटर करना शुरू कर देती हैं कि अब स्मॉल टेबल्स में तो इन सारी बातों की इतनी परेशानी हमें नहीं होती, लेकिन जब बड़े टेबल्स आते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें अपनी अप्रोच को शायद चेंज करने की जरूरत कहीं पे हो सकता है महसूस होना शुरू हो जाए। तो जैसे बिग डाटा है, बिग डाटा का नाम भी आपने सुना होगा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इन सारी बातों में आयो का जो काम है ना वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। अब आयो से मुराद ये है इनपुट आउटपुट। इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत क्यों हमें पड़ती है, क्योंकि
अगर तो इंफॉर्मेशन आपके टेबल्स छोटे हैं तो जाहिर है वो पूरे पूरे रैम में लोड हो रहे हैं, इधर ही सारा काम हुआ, जो भी आपकी क्यूरीज हैं और वो वापस चले गए जहां उन्होंने डिस्क में या कहीं पे भी जाना था। लेकिन अगर आपके पास आपका जो टेबल है वो बहुत बड़ा है और वो इतना बड़ा है कि जो रैम में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है उसमें वो पूरा नहीं आता, तो इसका मतलब है कि उसको पीस बाय पीस करके यहाँ पे बारी बारी आना पड़ेगा और उस पीस के ऊपर इंफॉर्मेशन चेक होगी, उसमें वो अवेलेबल नहीं है वो वापस चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाए, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी उसमें दोबारा चेक होगी, फिर तीसरे ब्लॉक लोड होगा, फिर वो चेक होगा। तो इनपुट और आउटपुट यानी कि एक ये कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके इधर आई जा रही है और एक ये कि यहाँ पे दोबारा प्लेस की जा रही है कोई एडिटिंग करके कुछ करके। तो अब यहाँ पे ये वाला काम जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार जो है वो चीजें डिस्क से लेके आनी पड़ी हैं। और अगर यहाँ डिस्क ना हो, हार्ड डिस्क नहीं हो, इधर कोई क्लस्टर्स मशीन हो और कोई सेंट्रल डेटाबेस मैनेज कर रही हो, तो फिर किस तरह के मसाइल आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप स्केल करते हैं अपनी चीज़ों को, ये सारे इश्यूज और इन सारी बातों का हमें ध्यान जो है वो रखने की ज़रूरत पड़ती है कि इनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो आयो हायरार्की में अगर हम देखें तो सबसे जो टॉप के ऊपर हमारे पास जो चीज आती है ना वो कैशेज होती हैं। ठीक है, कैशेज भी आपको पता है L1 L2 L3 टाइप की हो सकती हैं, ओएस में आपने देखा होगा। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास एस रैम है, फिर डी रैम है, फिर हमारे पास फ्लैशेज हैं और हार्ड ड्राइव्स हैं और टेप्स हैं। अब इधर अगर आप ये येलो कलर का पोर्शन देखें तो ये वो वाला एरिया जो वॉलेटाइल एरिया है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि आपकी पावर जो है जब खत्म होगी कंप्यूटर को, तो इस रैम में इन पर्टिकुलर मेमोरीज में जो कुछ भी पड़ा होगा वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा या वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज तो पॉसिबल नहीं है इन येलो कलर के जो पोर्शंस में। लेकिन जो इससे नीचे ग्रे पोर्शंस हैं जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क आती हैं, ये नॉन वॉलेटाइल पोर्शंस है जहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, यहाँ पे वो सेव रहती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखें कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना ये मोस्ट फास्ट वाला है जो एरिया है, और फिर ये जो है वो आपके पास स्लोएस्ट एरिया है। ठीक है, तो लेकिन कॉस्ट जो है वो भी नीचे से ऊपर तक बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे आप फास्ट मेमोरी की तरफ जाते हैं ऑब्वियसली वो जो है वो कॉस्टली होती जाती है। तो अब इनकी यहाँ पे स्पीड भी मेंशन है कि 3 to 10 नैनो सेकेंड है, इधर 10 से 13 नैनो सेकेंड है, यहाँ 1 मिली सेकेंड पे बात आ गई है, और यहाँ 10 जो है वो सेकेंड ऑफ मिली सेकेंड के ऊपर बात जो है वो चली गई है। जिसका मतलब ये है कि अगर तो इंफॉर्मेशन इधर ही एग्जीक्यूशन हो रही है रोज वगैरह की, तो ये इतने स्मॉल यूनिट के अंदर जो है ना वो आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी। जबकि यहाँ से यहाँ लेके आना और डाटा ट्रांसफर करना, इवन इधर ही चीजें आगे पीछे करने की जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो क्यूरी ऑब्वियसली, ये सारी चीजें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आपकी क्यूरी की एग्जीक्यूशन का टाइम इन बातों की वजह से मुतासर हो रहा होगा। ठीक है, नहीं क्यूरी वन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, उसने 10 जगह से इंफॉर्मेशन लेके जब तक ज्वाइन करके नहीं आना उसने वो आउटपुट नहीं दे सकता। और या उसने 10 चीजों का ज्वाइन लगाया हुआ है तो वो मल्टीपल फॉर लूप्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इनके आपस में, तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे आपकी रैम में फाइनल आंसर नहीं आ जाएगा, तो आपकी आउटपुट के अंदर वो चीजें ग्रेजुअली जो है वो लोड होना शुरू नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी डिस्कशन इस पॉइंट पे कर रहे हैं क्योंकि इन सब का ताल्लुक क्यूरी की एग्जीक्यूशन या उसको बेहतर बनाने के साथ है। अच्छा, अब कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिनकी मैं डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगी आपके साथ। वो ये कि अ, जो ओएस में कंसेप्ट आपके पास होता है वो होता है कि इंफॉर्मेशन हम पेजेस के अंदर सेव रखते हैं। यानी कि अकेले अकेले कोई सेल में इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होगी, लेट्स से आपका टेबल है, वो इकट्ठा एकजुट होके नहीं पड़ा होगा, वो मल्टीपल पेजेस के अंदर हो सकता है। और एक पेज का जो साइज है वो हमारे पास कोई एक सर्टेन सेट हो सकता है। तो लेट्स से यहाँ पे जो पेज साइज है वो है 64 KB, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो इस साइज की रेंज में आती है वो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब यूजुअली ये होता है कि, और होना भी यही चाहिए तकरीबन, कि रैम और हार्ड डिस्क
या कहीं और भी जो पेजेस बनते हैं, सो डिस्क में भी पेजेस होंगे, इनका जो साइज है वो एक जैसा होना चाहिए, ताकि जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ से है वो इधर ट्रांसफर जो है वो प्रॉपरली हो सके, नहीं ब्लॉक बाय ब्लॉक या पेज बाय पेज जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफर हो सके। तो अब होता ये है कि आपके पास रैम में भी नंबर ऑफ पेजेस पड़े हुए हैं और डिस्क में भी आपके पास जो है वो नंबर ऑफ पेजेस पड़े हुए हैं। अब जो डिस्क ब्लॉक किसको कहते हैं? सो ये आपके पास जैसे यहाँ देखें कि ये एक पेज है, तो इसको हम डिस्क के अंदर डिस्क ब्लॉक कहेंगे, और रैम के अंदर हम इसको रैम का ब्लॉक कह लें या रैम का पेज कह लें। अब जो डीबी ब्लॉक्स की बात आती है, तो डीबी ब्लॉक्स हम कहते हैं कि जो इकट्ठे कॉन्टिगुअस सेट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स जो पेजेस को कुछ इकट्ठा कर दें, तो वो एक पूरा आपका डीबी ब्लॉक बन जाएगा। तो ये 64 MB हो सकता है। तो 64 MB का मतलब ये देखना है आपने कि अगर इसमें एक पेज 64 KB का है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जो है वो पेजेस आ सकते हैं। तो वो आप डिवाइड करेंगे इस 64 MB को 64 KB से, तो आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब अगर आप रैम को देखें, तो अगर आपकी रैम का साइज जो है वो लेट से 64 GB आपकी रैम है और एक पेज का साइज 64 KB है, तो फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे 64 GB को 64 KB से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये 1 मिलियन पेजेस जो है ना वो आपके बनते हैं जिनका साइज 64 है। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन याद हो कि 1 GB इज इक्वल टू जो है वो 2 raised to power 10 MBs, इसी तरह से 2 raised to power जो हमारे पास जो 1 MB है, इट इज इक्वल टू 2 raised to power 10 KB। तो जब आप जीबी को कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये 1 मिलियन पेजेस आपके पास रैम में बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी जो डिस्क है उसका साइज 1 TB है, एंड 1 TB किसके इक्वल होता है? सो 1000 GB कह लें, या 2 raised to power इसको इस प्रॉपरली लिख लेते हैं, 2 raised to power 10 GB इज एक्चुअली इक्वल टू 1 TB। ठीक है। तो अगर आपके इतने हों, या इसको जब शॉर्टकट में भी कोई लिखना चाहता है, समझने में मुश्किल हो, तो हम तेजी से ऐसे भी कह देते हैं कि 1000 GB इज इक्वल टू 1 TB। ठीक है। तो अब ये जो 1000 GB होंगे, तो 1 TB हो गए। यूजुअली आपको पता है बच्चों के लैपटॉप्स में 500 GB की जो है वो हार्ड होती है। अब कुछ बाद में जो है वो 1 TB वाले भी यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो अगर अब खुद ही सोचें, कैलकुलेट करें कि अगर आपकी डिस्क का साइज 1 TB हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो है वो डिस्क ब्लॉक्स कितने आ सकते हैं? ठीक है। अब डिस्क ब्लॉक्स किस तरह से निकलेंगे? 1 TB डिवाइडेड बाई 64 KB। इसी तरह से उसके अंदर कितने डीबी ब्लॉक्स आ सकते हैं? तो वो भी आपको पता है कि आप 1 TB को डिवाइड करते हैं 64 MB से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डीबी ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। तो जो कि तकरीबन बनते हैं 15.6 K डीबी ब्लॉक्स, और जो डिस्क ब्लॉक्स हैं वो बनते हैं 15.6 मिलियन डिस्क ब्लॉक्स, जबकि रैम में हमारे पास वो थे 1 मिलियन रैम पेजेस। अच्छा, अब एक जो कंसेप्ट है जो बार बार आएगा वो है कि डीबी बफर क्या होता है रैम में। तो मैं रीड कर देती हूँ। बफर इज अ पार्ट ऑफ ए फिजिकल मेमोरी यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट डाटा बिटवीन डिस्क एंड प्रोसेसेस। यानी यूँ समझ लें कि जब आपको कहा जाता है कि दो वैल्यूज हैं, A = 5 और B = 6, और आपने इनको स्वैप करना है, तो आप एक टेम्प का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें आप कोई इनमें से एक वैल्यू सेव कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप ए को चेंज करके बी कर देते हैं और बी को चेंज करके टेम्प कर देते हैं। तो ए जो है वो 6 हो जाएगा और बी चूंकि 5 हो चुका था तो वो चेंज हो जाएगा, तो इनकी वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी। अब ये टेम्प का वेरिएबल है, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है, इसने आपका एक किस्म का बफर का किरदार अदा किया। तो बफर जो है वो हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर एक कोई पोर्शन है जो कि उसको एलोकेट हुआ होता है डेटाबेस के काम करने के लिए। सो डेटाबेस ने अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, कोई एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसको इस जो स्पेस जो पेजेस की स्पेस मिली होती है, वो इस स्पेस को इस्तेमाल करता है अपने कामों को करने के लिए। सो डिस्क के अंदर जाहिर है
ये भी चीज ध्यान में रखें कि जो डिस्क के अंदर हमारे पास पेजेस हैं, जो डिस्क ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो बफर में भी आपको जितने पेजेस जो है वो मिले हुए होंगे, एलोकेट हुए हुए होंगे, उनका साइज और इसका साइज जो है वो सेम होगा। और जो आपकी फाइल पड़ी होगी वो डिस्क के अंदर इन टर्म्स ऑफ दी डिस्क ब्लॉक्स की शक्ल में जो है वो पड़ी होगी। तो लेट्स से कि आपने इन दो जो पेजेस हैं इन दोनों को मर्ज करना था, वो भी सॉर्ट करके मर्ज करना है। और इनके अंदर भी तीन चीजें आ सकती हैं, इसमें भी तीन चीजें आ सकती हैं। तो इसको एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये था 2 और 4 और 7। एक जो डिस्क के अंदर ये दो डिस्क ब्लॉक्स पड़े हुए हैं और हमने इनको मर्ज करना है, तो पहले ये रैम में लोड होंगे। और रैम में लेट्स से हमारे पास तीन बफर्स के जगह जो है वो एलोकेट हुई हुई है। तो एक बफर में हमारे पास 159 चला गया और दूसरे बफर में हमारे पास 247 चला गया। अब जब इनको हमने मर्ज करना है, तो पहले ज़ाहिर है हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये छोटा है तो इसको कहीं प्लेस तो करेंगे। ये यहाँ पे प्लेस हो गया। फिर ये यहाँ से हमें नहीं चाहिए। फिर दोबारा 2 को आप 5 से कंपेयर करेंगे, ये छोटा है तो ये जो है वो इधर चला जाएगा। फिर अगेन आप 4 को 5 से कंपेयर करेंगे, 4 छोटा है, ये इधर चला जाएगा। अब पेज साइज जो है वो पूरा हो चुका है, तो इसको हम खाली करके क्या करेंगे, डिस्क में प्लेस कर देंगे। तो डिस्क के अंदर एक पेज चला गया और यहाँ से इंफॉर्मेशन अब सारी खाली हो गई, या इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 1 2 4 इसमें से चला गया। अब पीछे फिर 5 और 7 कंपेयर होगा, तो 5 आ गया। फिर 7 और 9 कंपेयर होंगे, 7 आ गया, फिर 9 आ गया। पेज साइज पूरा हो गया। और ये अगेन पे करके यहाँ पे आपके पास वैल्यू पड़ी होगी और ये भी काम खत्म हो गया। तो ये सॉर्ट हो चुके हैं और यहाँ कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो बफर की जो स्पेस है वो फ्री हो गई और हार्ड डिस्क के अंदर जो आपकी फाइल थी वो सॉर्टेड शक्ल में जाके प्लेस हो गई। तो अब इससे आप अंदाजा करें कि बफर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। क्योंकि आप का मेन काम तो डिस्क में चला गया है और रैम के अंदर आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है, आपके वो एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं जो कि आपने पिक किए थे। इसके अलावा बफर क्या काम कर सकते हैं, आपकी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, यानी किस पेज को पहले लेके आना है और किसको जाके डिस्क में रखना है, तो किसको थोड़ी देर के लिए लोड करना है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं। रिकवरी है, लॉगिंग है। अगर आपका कोई गड़बड़ हो जाती है तो एरर्स जो है वो आते हैं, वो डिस्क के अंदर कहीं पे प्लेस करने हैं। तो ये सारी बातें जो है ना वो डीबी अपनी मैनेज करता है खुद ही। तो इसमें ओएस का किरदार जो है वो नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देखें कि जो मैंने एक थोड़ा स्लाइटली एक हिंट के तौर पर डिस्कस किया था कि जो हमारा लॉजिकल टेबल है वो फिजिकली किस तरह से किस डाटा लेआउट में जो है वो सेव हो सकता है। तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ठीक है, रैम में, डिस्क में, कहीं पे भी ये जा रहा हो तो उसमें जो बिलियंस ऑफ रोज होती हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो इस शक्ल में सेव हो जो कि रो बेस्ड स्टोरेज है। ठीक है, रो बेस्ड स्टोरेज का क्या मतलब है कि हर पेज के अंदर, चाहे वो रैम है या डिस्क का पेज है, पूरी रो जो है वो इस तरह से पड़ी हुई है, फिर सेकंड रो पड़ी हुई है, फिर थर्ड एंड सो ऑन, तो ऑल कॉलम्स आर ऑन द सेम पेज। तो ये रो बेस्ड स्टोरेज है। जबकि जो है वो कॉलम बेस्ड स्टोरेज में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल जो आपके पास पेजेस हैं उसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे कंपनी नेम इस पेज पे सिर्फ वो, डेट इस पेज पे और प्राइस इस पे, और कंपनी जो यहाँ पे ये टाइपो है, ये कंट्री है, वो इस जगह के ऊपर सेव हो। तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अब इसमें अगर लेट्स से आपको प्राइस के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है वो किस सेल के ऊपर जाएंगे, आप कॉलम बेस्ड स्टोरेज में डायरेक्टली इसी पेज पे जाएंगे और यहीं से जो है वो प्राइस आपको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अ, जो है वो कंपनी नेम चाहिए तो फिर आप इस पेज पे चले जाएंगे। और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों पेजेस को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर केस में अगर आपको प्राइस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको हर पेज के साथ जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर पेज में कहीं पे भी आपकी जो भी वेयर की क्लॉज है वो मैच कर सकती है और आप हर पेज पे उसको ढूंढेंगे और फिर इसके इधर से किसी की प्राइस उठा रहे होंगे, इधर से किसी की प्राइस उठा रहे होंगे, एंड सो ऑन।
अच्छा, अब इसके फायदे और नुकसानात भी आप देख लेते हैं कि आपको पता है रो बेस्ड स्टोरेज तो हमें समझ ही आती है, सीधी सीधी बात है कि सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी एक जगह के ऊपर पड़ी हुई होगी। लेकिन कॉलम बेस्ड स्टोरेज का फायदा क्या हो सकता है कि आपने एग्रीगेट की क्यूरीज लगानी है तो वो इकट्ठे एक ही पेज के ऊपर डायरेक्टली जो है वो लग जाएगी। जैसे सम ऑफ ऑल प्राइस है, यानी एवरेज प्राइस अगर आपने लेट्स से लेनी है, एवरेज का फंक्शन लगाना है तो डायरेक्टली एक पेज पे जाएंगे, सारे एट्रीब्यूट्स इकट्ठे पकड़ेंगे और वो हो जाएगी। जबकि रो बेस में आपको जैसे मैंने बताया कि सारे पेजेस बारी बारी एग्जीक्यूट वो ट्रेवर्स करके हर एक की वो वैल्यूज पिक करके तो फिर आपको एवरेज लेनी पड़ेगी। तो एग्रीगेट क्यूरीज में ये ज़्यादा ये बेहतर रहता है कंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, आपने डेट के कॉलम को किसी तरह से करना है या कोई भी कॉलम्स को आपने कंप्रेस करके या इंफॉर्मेशन स्क्वीज करनी है, ए पी एल एक एक दफा आपने लिखना है, तो वो आपको एक सिंगल एट्रीब्यूट की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा जल्दी स्पेस के हिसाब से आपको कम इंफॉर्मेशन जो है वो लोड करनी पड़ती है रैम के अंदर। तो आपका काम जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है फॉर सच कॉलम बेस्ड क्यूरीज जो है ना वो आपकी होती हैं। तो इसके अलावा आसानी से स्केल भी हो जाती हैं, दूसरी मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं मल्टीपल कॉलम्स। तो अब लेकिन यहाँ पे अपडेट में ज़्यादा आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो फिर आपको पूरी रो है या इंसर्ट करनी है। लेट्स से अगर मुख्तलिफ मशीन के ऊपर आपके पास कॉलम्स पड़े हुए हैं तो इंसर्ट एक ऑब्जेक्ट करना है, तो उसके अगर 100 कॉलम्स हैं या चले 15 या 20 कॉलम्स भी हैं तो 15 या 20 मशीन्स के ऊपर जाके जो है वो आपको उसके कॉलम्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि कब आपको रो बेस कॉलम बेस रो बेस या कॉलम बेस स्टोरेज की तरफ जाना चाहिए। तो पॉज करके थोड़ा सा पहले खुद सोचें। तो इसमें एक ऑब्वियस सी जो चीज़ है वो क्या है कि आपके पास जब एक्सप्लोरेटरी क्यूरीज हैं जो कि फ्यू कॉलम्स के ऊपर बेस्ड करी होती हैं तो फिर आपको कॉलम बेस्ड की तरफ शायद चले जाना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे इस तरह के जहाँ पे इंसर्ट कम हो रही हो इंफॉर्मेशन, यानी कि इंजर्शंस कम हो, तो वहां पे तो कॉलम बेस्ड स्टोरेज आपकी ज़्यादा आपको क्यूरी वाले पोर्शन पे क्योंकि ज़्यादा तवज्जो है तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन जब आपके पास इंसर्शन का काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कॉस्टली हो जाता है काम, तो फिर आपको रो बेस्ड स्टोरेज की तरफ फिर चले जाना चाहिए। तो आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का या फिर आपका सिस्टम ज़्यादा फोकस्ड है क्यूरी सेक्शन के ऊपर और उसी बेस पे फिर आप जो है वो फैसला कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि कॉलम साइज जो है वो थोड़ा हो या ज्यादा हो या अकेले हो तो हमें फायदा हो रहा है क्यूरी करने में। तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो हमें ये समझाएगी कि ये कॉस्टली क्यों होता है, डाटा लेआउट क्यों इतना मैटर करता है। जैसे हमारे पास वेब पेज है, उसमें यूआरएल की है, उसका पेज रैंक है, उसकी लैंग्वेज है और कितनी दफ़ा उस पेज को विजिट किया गया और उसका एचटीएमएल का पूरी जो टेक्स्ट जो पड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन वो उसमें अवेलेबल है। अब गूगल जो है वो क्या करता है उसके मुताबिक जो 2005 के मुताबिक जो गूगल का इंडेक्स था वेब पेजेस का उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई थी। अब उसमें यूआरएल 100 बाइट्स का था, पेज रैंक 8 बाइट्स की इंफॉर्मेशन ले रहा है, लैंग्वेज जो है वो 4 बाइट्स है, नंबर ऑफ विजिटर्स 4 बाइट के उसमें है, एचटीएमएल जो है वो 2 एमबीस क्रॉस 5 वर्जन्स यानी 5 जो उसके वर्जन्स थे, हर वर्जन के लिए 2 एमबी की स्पेस थी, तो एक बहुत बड़ा कॉलम जो आपका एचटीएमएल का था वो था। अब ओवरऑल साइज अगर हम इसको देखेंगे पूरी रो का कितना बन रहा है तो वो रफली जो है वो इट इज 10 MBs पर यूआरएल स्टोर्ड इन अ रो फॉर्मेट, यानी रो फॉर्मेट में देखे तकरीबन एक यूआरएल के अगेंस्ट इतना जो है वो साइज जो है वो था। और आपको पता है कि वेब पेजेस कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द पेज रैंक ऑफ पॉपुलर पेजेस, यानी पॉपुलर मशहूर पेजेस जितने भी हैं उनका पेज रैंक क्या है, तो क्या उसकी क्या क्यूरी हो सकती है। सो यहाँ पे अगर देखें सिलेक्ट एवरेज पेज रैंक वेयर नंबर ऑफ विजिट्स इज ग्रेटर देन 100, यानी क्राइटेरिया है कि पॉपुलर पेजेस जो हैं वो कौन से हैं, उनका क्राइटेरिया ये बन रहा है कि उसको 100 से ज्यादा लोगों ने अगर विजिट किया हो तो वो हमारा पॉपुलर पेज है। तो उसका जो है वो एवरेज पेज रैंक निकाल के बता दिया कि जी ये पेज रैंक बनता है तकरीबन अगर इतने हमारे जो पॉपुलर पेजेस हैं जिनको 100 से ज्यादा यूजर्स ने किया हो। अब सिर्फ ये वाली जो क्यूरी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है उसका टोटल वो कितना साइज इस्तेमाल कर रही है उसको देखते हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करते हुए हमें 1 बिलियन यूआरएल्स के ऊपर तकरीबन कई घंटे जो है वो लग सकते हैं। अब वो क्यों है वो आप सोचें, पहले आप कैलकुलेट करें खुद के कितना टाइम जो है वो लग रहा है।
तो रो बेस्ड लेआउट में आपके पास क्या होगा कि 10 MB चूंकि पर यूआरएल है और 1 बिलियन यूआरएल्स हैं, तो आपको 1 बिलियन यूआरएल्स में से गो थ्रू करना है, क्योंकि वेयर की क्लॉज लगी हुई है कि नंबर ऑफ विजिट्स को आपने चेक करना है। तो आप हर रो में जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि किसके जो ये वाली कॉलम है वो 100 से ज्यादा है। तो आपको तकरीबन इतनी प्रोसेसिंग जो है वो करनी पड़ेगी, विच इज 10 MB क्रॉस 1 मिलियन यूआरएल्स। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रैम में लोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कॉलम बेस्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो उसमें आपको ये पता है कि वेयर की क्लॉज में जो नंबर विजिट्स का कॉलम था, आपने सिर्फ उसी को चेक करना है। और वो जो है आपके पास कितना है, वो आपका 4 बाइट्स का जो है वो कॉलम है। ठीक है। अब यानी आपके पास इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स में वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो नंबर ऑफ विजिट्स का जो कॉलम है ये आपने सारा चेक किया, इसमें से वो इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कि है हुई हुई है तकरीबन, जिसमें जो 100 से ज्यादा है। तो जाहिर है अगर 1 बिलियन है तो 1 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 4, इतनी इंफॉर्मेशन इसकी प्रोसेस होगी। फिर इसके अलावा आपने एवरेज पेज रैंक लिया हुआ है, और एवरेज पेज रैंक में फिर आप पेज रैंक का कॉलम भी जाहिर है उसके ऊपर एग्रीगेट क्यूरी लगा रहे होंगे। तो वो जो एग्रीगेट क्यूरी आप लगाएंगे, पेज रैंक पर यूआरएल 8 बाइट लेता है, तो टोटल जो है वो 1 बिलियन रोज मल्टीप्लाई बाय 8 बाइट्स हो जाएगा। तो टोटल यानी कि दो, अगर साइज को हम कैलकुलेट करें तो 12 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन यूआरएल्स। तो ये इतना पोर्शन अगर आप देखें और रो बेस्ड के ऊपर आप देखें, तो 1 मिलियन टाइम्स जो है वो कॉलम बेस्ड स्टोरेज आपको फास्टर रिजल्ट जो है वो आउटपुट करेगी। ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि डाटा लेआउट कितना इम्पोर्टेंट है। इस बात को सोचना कि आपकी क्यूरी किस टाइप की है और किस तर्ज के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको डाटा को सेव रखना है। तो वही बात जो मैंने पहले की थी कि अगर एक्सप्लोरेटरी क्यूरीज हैं तो आप यूजुअली जो है वो जो फ्यू कॉलम से बेस करी होती हैं, हम उसके अंदर कॉलम बेस्ड स्टोरेज पे जाते हैं, और अदरवाइज पे हम रो बेस के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। अब वही सवाल यहाँ पे रिवीजन में देख लें कि अगर AAPL की सिर्फ प्राइस आपने फाइंड आउट करनी हो, अब ये दो बातें हैं कि आपको AAPL भी चाहिए और आपको उसकी प्राइस भी चाहिए। तो AAPL के जितने कॉलम्स होंगे वो आपको चाहिए और प्राइस आपको चाहिए होगी। तो इस केस में आप किस ऑप्शन की तरफ जो है वो जाना पसंद करेंगे, ये आप सोचें। सो बिग आइडिया वही जो हमने किया है उसमें यही बातें आती हैं कि स्केल करते हुए जिन बातों को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी आ सकती है, वो हैशिंग से आ रही है, वो सॉर्टिंग से आ रही है, या वो काउंटिंग से आ रही है। तो ये जितने भी आपके जो स्केलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, ये इन्हीं एल्गोरिदम्स के अंदर जो है ना वो छेड़खानी या ऑप्टिमाइजेशन से जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड खड़ी की थी कि सॉर्टिंग आपको क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉर्टिंग में ऑब्वियसली जब इंफॉर्मेशन आपको जल्दी लेके आनी है और वो अरेंज फॉर्म में क्लस्टर्ड इंडेक्स लगे हुए हैं, तो अब जल्दी उसका रिट्रीवल जो है वो हो सकता है। इसी तरह से हैशिंग भी हमें फास्ट आउटपुट जो है वो दे सकती है। काउंटिंग के भी जहाँ पे आपको एग्रीगेट फंक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, तो वहां पे भी हमें देखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सेव रखना है और रिट्रीव करना है। ठीक है। अब ये चीजें थोड़ी सी एल्गोरिदम्स के साथ साथ इसमें अगर आप कोई सपोर्ट रोल भी लगा दें, जो कि आपको सिस्टम की तरफ से सपोर्ट रोल मिल रहा हो, जैसे पैरेललिज्म आपने लगा दिया है, आपने कैशेज इंसर्ट कर दिए हैं, तो इन चीज़ों से आपके एल्गोरिदम बूस्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस किया था कि सिर्फ अब हमारे पास एल्गोरिदम की कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं रह गई कि मर्ज सॉर्ट है, अगर सॉर्टिंग में आप मर्ज सॉर्ट लगा देते हैं वो n log n ले रहा है। तो लेकिन अगर आपकी आईओ इतनी ज्यादा हो रही है, डिस्क से रैम, रैम से डिस्क और फ्लाम मशीन से इधर लेके आ रही है इंफॉर्मेशन, तो ये तो n log n आना रहा। तो अब एल्गोरिदम की कॉस्ट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आईओ की कॉस्ट क्या पड़ी। तो आईओ की कॉस्ट को हम रिड्यूस जब तक नहीं करेंगे तो एल्गोरिदम की जो कॉस्ट हमें पड़ी होगी वो भी हमें इतना फायदा नहीं दे रही होगी। तो हम आईओ कॉस्ट को बूस्ट कर सकते हैं कुछ हार्डवेयर इंट्रोड्यूस करके, या हार्डवेयर के अंदर ही कोई चेंजेस करके, मल्टी कोर सिस्टम्स या मल्टी प्रोसेसिंग या थ्रेडिंग या कैशेज या इस तरह की चीजें जिनसे हम इनको बेहतर कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो है ना वो दोनों तरह की डेटाबेसेस, रिलेशनल या नॉट रिलेशनल जो है वो उनके ऊपर ये काम कर सकती हैं। यानी ऐसी जो कि रो या कॉलम की शक्ल में भी सेव करी हैं, ऐसी जो कि नहीं कर रही, दोनों केसेस में ये बातें हमारे लिए जरूरी हैं समझना और पढ़ना।
तो हमारा रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि हम इन्हीं तीनों लेवल्स के ऊपर जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता से एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। इसी वीक का जो लेक्चर है वो उसमें कुछ हैशिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन है कि हैशिंग किस तरीके से जो है वो ट्राई की जा सकती है। और फिर हम उसके बाद इसी वीक का थर्ड लेक्चर है, उसमें हम सॉर्टिंग वगैरह को देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा होगा और क्यों उसकी हमें जरूरत पड़ी होगी। और काउंटिंग को भी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम देखेंगे कि जो हैश टेबल हमारा इंस्टेड ऑफ वैल्यू के ऊपर मैप करने पे अगर काउंट के ऊपर मैप करे तो फिर वो किस तरह से बिहेव करता है, वी विल सी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। अच्छा, अब वो सारी उस बैकग्राउंड के बाद हम ये देखें कि क्यूरी के ऊपर इसको किस तरह से हमने एड्रेस करना है इन बातों को। तो क्यूरी प्रोसेसर है एक तो हमारे पास, जिसने ऑब्वियसली जो भी आप क्यूरी करते हैं उसको देखना है कि अब जैसे आपने टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, इन सब का जॉइन आपने लिया हुआ हो क्यूरी लिख के। तो अब इसने फैसला करना है डीबीएमएस या क्यूरी प्रोसेसर ने कि ये जॉइन जो है वो उसको किस तरह से लेना चाहिए। इसको उसने नेस्टेड लूप जॉइन के साथ करना है, उसने इसको हैश के साथ करना है, उसने इसको सिंपल जो है वो एसएमजे के साथ करना है। यानी ये वो टर्म्स है जो आप को थोड़ा सा मैंने पहले आइडिया दिया, जो नहीं दिया वो कुछ आगे आएंगे अगर हमारे स्कोप में शामिल रहा तो ये जो सारी डिपेंडेंस है कि इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है इस तरह से कि क्यूरी अपने मैक्सिमम स्पीड के अंदर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो सके। इंडेक्स अवेलेबल है तो उसको यूज करना है कि नहीं करना, अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये सारी बातें जो है उसका फैसला हो रहा होता है। सो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए डीबीएमएस दैट टर्न यूजर क्यूरीज एंड डीएमएल कमांड्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूट दोज ऑपरेशंस। तो जाहिर है जो भी आपने उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए इस बात का फैसला करना है कि आपने एंड इस्तेमाल किया और किया है। तो एक ट्री इस तरह का जनरेट करना है कि क्या सिलेक्ट हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, कौन से टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्शन है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन है और फिर ये ज्वाइन हो रहा है ये दो टेबल्स का। तो पहले क्या होना है, पहले ज्वाइन होना है या पहले सिलेक्शन होनी है, या क्या किस इन तीन टेबल्स में से पहले किसको ज्वाइन करना है। इन दो को ज्वाइन करने से जल्दी आसानी होगी या इन दो को ज्वाइन करने से जो है वो जो टाइम है वो कम लगेगा। तो ये सारी बातें जो है ना वो क्यूरी प्रोसेसर की जिम्मेदारी सोचना और फिर ये कि उसको कंपाइल करना और उसको ऑप्टिमाइज करना कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना कि जो कि सबसे तेज आपको आउटपुट दे सके। ठीक है। तो इसमें तीन स्टेप्स आते हैं। पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब ये है कि समझना कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। लॉजिकल प्लान का मतलब ये है कि ये डिसाइड कर लेना कि पहले किसको एग्जीक्यूट होना है और बाद में किसको जो है वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पता चल गया कि पहले ज्वाइन हो रहा है और फिर उसके बाद सिलेक्शन हो रही है फिर प्रोजेक्शन हो रही है। ट्री को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, हमने ऑपरेटर्स देखे हैं ना, ये प्रोजेक्शन सिलेक्शन के ऑपरेटर्स और ये ज्वाइन के रिलेशनल अलजेब्रा में। फिर फाइनली फिजिकल प्लान से मतलब वही है कि ये फैसला करना कि आपने ऑपरेशन तो डिसाइड कर लिया लेकिन ऑपरेशन किस एल्गोरिदम के तहत एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये ज्वाइन है तो ज्वाइन ने नेस्टेड लूप ज्वाइन ने एग्जीक्यूट होना है या किसी और कैटेगरी या एसएमजे या कुछ और है बीएनएलजे के तौर पे यूज होना है। तो ये चीज डिसाइड करना जो है वो फिजिकल प्लान की जिम्मेदारी है। इसी तरह से सिलेक्शन और प्रोजेक्शन तो ऑन द फ्लाई हो जाती है और मल्टीपल आपके पास चीजें आ सकती हैं जो कि हम खास तौर पे जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ जॉइंट्स की एग्जांपल मैंने ऐड की है कि ये सिलेक्शन कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर अगर आपने गलत सिलेक्शन कर दिया है, ज्वाइन करने का एल्गोरिदम गलत सिलेक्ट कर दिया है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन रैम में लोड करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली क्यूरी आपकी स्लो हो जाएगी। तो ये जो दो पोर्शन होते हैं ना इनको बनाना, लॉजिकल प्लान बनाना और फिर फिजिकल प्लान, सो मेनली फिजिकल प्लान बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के पोर्शन में आते हैं और ये मुश्किल होता है, इनको डीबीएमएस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब कुछ आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिनको मैं क्विकली आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेंगी जब मैं वो टर्मिनोलॉजीज अगले एल्गोरिदम्स में इस्तेमाल करूंगी। तो पहली जब बात आएगी कि आपने टपल को लोकेट कैसे करना है तो उसके आपके पास दो अप्रोचेस हैं। एक है टेबल स्कैन और एक है इंडेक्स स्कैन। टेबल स्कैन का मतलब यह है कि जिस भी रिलेशन की वो टपल है आपने उसके सारे ब्लॉक्स पिक किए और एक एक करके सबको मेन मेमोरी में लोड किया, यानी जितनी आपके पास जगह है या आपकी डिस्क है या आपकी रैम है, आपने यहाँ से वो ब्लॉक्स जो हैं वो लोड किए, उसमें से वो रो ढूंढी
फिर अगला ब्लॉक लोड किया, फिर उसमें से वो रो ढूंढी एंड सो ऑन। तो आपने स्कैनिंग करके सारे टेबल्स में से अपनी टपल जो है वो लोकेट कर ली। इंडेक्स स्कैन का क्या मतलब है कि हम टेबल को लोड नहीं कर रहे होते, हम इंडेक्स फाइल को यूज करते हैं रिलेशन के ब्लॉक्स को लोकेट करने के लिए, और फिर उसी स्पेसिफिक ब्लॉक्स को सिर्फ मेन मेमोरी में करते हैं। यानी पहले इंडेक्स फाइल जो डिस्क में पड़ी हुई है, हम उसको जो है वो मेन मेमोरी में लोड करेंगे, ठीक है। और उसमें से जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ढूंढेंगे, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, वो लोकेशन डिस्क में से हम उठाएंगे और वही पेज एग्जैक्टली हम यहाँ पे जाके जो है वो लोड कर देंगे। तो ये आपका जो है वो इंडेक्स स्कैन कहलाता है, क्योंकि आप इंडेक्स फाइल्स के अंदर से गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो टपल्स को लोकेट करने के ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब ये है कि अच्छा फिजिकल क्यूरी प्लान किस तरह से बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली जो चीज़ हमने डिस्कस की हैं कि हर ऑपरेटर की कॉस्ट हमें पता हो, तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन से ऑपरेटर को प्रेफरेंस दी जाए। जैसे ऑपरेटर वन है, ऑपरेटर टू है, अगर इससे कम कॉस्ट लगती है तो ऑपरेटर टू हमने इस्तेमाल नहीं करना, हम ऑपरेटर वन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इस बेस पे फैसला हो सकता है। फिर ये कि कितने आईओ ऑपरेशंस लगेंगे अगर हमने फलां काम कर दिया, तो आईओ ऑपरेशंस को मेजर करना बहुत जरूरी है। कितनी दफा रैम और डिस्क के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे जाएगी। तो अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर हम वो वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर ना करें। इसी तरह से कि डिस्क के ऊपर जो भी आर्ग्यूमेंट, जो इन्फॉर्मेशन आप जैसे फंक्शन कॉल करते हैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट जा रही है, तो वो आर्ग्यूमेंट डिस्क से लेके आनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस पर कितना टाइम लग सकता है, ये वाली बात है। और इसके अलावा ये कि आउटपुट को डिस्क में प्लेस करना है कि नहीं करना। ठीक है, आमतौर पे आउटपुट डिस्क में प्लेस नहीं होती, रैम में ही आपको जो एग्जीक्यूशन है वो शो हो रही होती है। जब आप उसको क्यूरी चलाते हैं तो वो सेव की नहीं होती है, आमतौर पे ऐसा होता है। इसी तरह से ये देखना कि जो भी एल्गोरिथम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये सारी बातें अगर आपको पता हो तो फिर ही आप अच्छा फिजिकल क्यूरी क्यूरी प्लान बना सकते हैं। तो ये बात भी मैं जैसे कर सकती हूँ कि इट टेक्स लॉन्गर टू गेट फ्रॉम डिस्क देन टू डू एनीथिंग यूजफुल विद इट वंस इट इज इन मेन मेमोरी। यानी डिस्क से लाने में ही हमें रैम में इतना टाइम लग जाता है और फिर रैम में काम करना, तो यही काफी जो है वो हमें टाइम इधर हमने बचाने की किसी तरीके से कोशिश करनी है, ताकि क्यूरी तेज हो सके। क्योंकि यहाँ वही बात है ना कि जब तक आर्ग्यूमेंट डिस्क से आ नहीं रही, जो आपके पास फंक्शन की कॉल के अंदर इनपुट ही नहीं जब तक पहुंचेगा, तो वो एग्जीक्यूट कब होगा। तो इनपुट ही लंबा हो गया तो फिर तो बात वैसे ही लंबी होगी, क्यूरी की एग्जीक्यूशन ही लेट हो गई। अच्छा, जो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम कॉस्ट को मेजर कर रहे होते हैं, उसमें ये कि बफर का साइज क्या है जो कि रैम में इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पे ये वही होता है जो कि डिस्क ब्लॉक का साइज होता है, वही ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर मेन मेमोरी जो है उसमें कितने बफर्स आपको अवेलेबल हैं किसी भी ऑपरेटर का परफॉर्मेंस, यानी किसी भी ऑपरेटर को पूरा करने के लिए एंड ऑपरेटर आपने करना है, तो कितने बफर्स मेन मेमोरी में आपके पास अवेलेबल हैं पेजेस लोड करके वो इन्फॉर्मेशन करने के लिए। फिर बी और बी आर यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि आर को रखने के लिए कितने चाहिए। अगर आर क्लस्टर्ड होगा, अगर आर सॉर्टेड है, तो कितने ब्लॉक्स की जरूरत है हमें उसे सेव करने के लिए। इसी तरह से कि नंबर ऑफ टपल्स कितनी है रिलेशन में, और एक ब्लॉक में कितनी टपल्स हैं। वो जाहिर है आप टोटल टपल्स को जब ब्लॉक से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ब्लॉक में कितनी है। इसके अलावा ये कि ये वैसे ही साइड पे मैंने मेंशन कर दिया है कि डुप्लीकेट रिमूवल की क्या टर्मिनोलॉजी है। कि इफ वी हैव अ रिलेशन आर and a attribute, then VRA is a distinct tuple in a attribute of R। यानी distinct tuple उसमें से extract करना, तो ये भी एक काम होता है। तो ये भी चैलेंजिंग हो जाता है मैचिंग करना, कि कौन सी रो किसके साथ मैच कर रही है वो वैल्यू, और फिर उसको स्किप कर देना और उसको एक ही दफा रिपीट करना। तो ये सारी बातें हैं जो कि कॉस्ट मेजर करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास किस तरह से है कि जब टेबल स्कैन आप करते हैं, क्योंकि दो ही तरीके हमने कहा था, टेबल स्कैन करने की कॉस्ट है और इंडेक्स स्कैन करने की जो है वो कॉस्ट है। तो अगर आपके पास स्कैन ऑपरेटर हो कि आपने उसमें से सर्च करनी है सिर्फ, तो अगर आप टेबल स्कैन करेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। सो अगर आपका आर क्लस्टर्ड है तो टोटल आईओ कॉस्ट आपको ये पड़ेगी कि जितने उसके ब्लॉक्स हैं जो कि आपको डिस्क से लेकर रैम में लोड करने हैं, उतनी ही आपकी टेबल स्कैन की कॉस्ट होगी। तो अब आप इसको पॉज करके सोचें कि अगर आपके पास इंडेक्स अवेलेबल होता तो फिर इंडेक्स के साथ आपको जो है वो कितना टाइम जो है वो लग जाता। क्योंकि इंडेक्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडेक्स फाइल को आपको पहले रैम में लोड करना पड़ेगा, तो उसका जितना साइज होगा
पहले वो होगा, और फिर वो लोकेट करके आपको नंबर ऑफ पेजेस बता देगी इंडेक्स फाइल के, ये पेजेस हैं, वही सिर्फ उतने ही पेजेस आपके डिस्क में से जो है वो रैम के अंदर लोड हो रहे होंगे। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हमने जैसे बता दिया कि इन ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉर्टिंग, हैशिंग, इंडेक्स वगैरह हैं। इसमें तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि डिग्री के हवाले से है कि अगर एल्गोरिदम की डिग्री कहीं पे डिस्कस होती है तो वन पास, टू पास और मल्टी पास एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। वन पास एल्गोरिदम का मतलब यह है कि आपने सिर्फ एक ही दफा जो है वो डिस्क से रीड किया है और उसको रैम में लोड कर दिया है, दिस इज वन पास। टू पास का मतलब ये है कि मेन मेमोरी में आपका जो है ना वो डाटा इतना ज्यादा है कि वो नहीं आ सकता। आपने इसमें से रीड किया है, रैम में लोड किया है, उस पर कुछ काम किया है और उसको वापस डिस्क में राइट कर दिया है, फिर अगली इंफॉर्मेशन यहाँ से पिक किया, उसको जो है ना वो लोड किया, फाइनली उसको वापस भेज दिया। तो अब ये जो है ना ये टू पास एल्गोरिदम है, जब इसमें दो स्टेप्स हैं कि रीड फ्रॉम डिस्क, प्रोसेस, राइट बैक टू डिस्क और रीड बैक अगेन, ताकि आपका काम जो है वो पूरा हो जाए। मल्टी पास में ये है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, आपने यहाँ प्लेस किया, फिर वापस किया, फिर लेके आए हैं, फिर वापस लेके आए हैं, तो ये तीन या उससे ज्यादा पासेस को हम मल्टी पास एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये टर्म्स अगर किसी भी एल्गोरिदम के शुरू में अटैच हुए हुए तो आप समझ जाएं कि इसमें जो है वो कम डाटा होगा, इसमें ज्यादा अगर डाटा आ जाए तो फिर एल्गोरिदम जैसे मल्टी पास एल्गोरिदम, एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम भी होगा, या टू पास एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम होगा। तो वो इस हिसाब से हम उसकी टर्मिनोलॉजीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फाइनली यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो हैश के ऊपर है, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हैश के ऊपर, और फिर थर्ड लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया हुआ है विद आईओ मॉडलिंग।